नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। पिछले कुछ समय से इस प्रोग्राम में रुकावट आई थी और किन्हीं कारणों से आप तक ये प्रोग्राम नहीं पहुंच पाया है। अब फिर से इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आज की एक मुलाकात में हम आपको एक ऐसे पुलिस अफसर से मिलाने जा रहे हैं जिनकी कलम ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक पूरा हिंदी व्याकरण को लेके है, जिसका नाम है भाषा संशय संशोधन। यह पुस्तक की प्रतियां हाथों हाथ ऐसे बिकी कि अगर आज की स्थिति की बात करें तो प्रकाशक हैं, उनके पास पुस्तक की प्रतियां नहीं हैं। गृह मंत्रालय ने भी अपने सारे अधीनस्थ ऑफिस के लिए ये फरमान जारी किया है कि इस पुस्तक को खरीदा जाए और हिंदी में जो लेखन की प्रक्रिया है, नोटशीट लिखें या दफ्तर के बाकी के काम हों, उनको भी इस पुस्तक के माध्यम से लोग अध्ययन करें और ताकि जो बर्तनी अशुद्धियाँ होती हैं, भाषा की जो अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों से बचा जा सके। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे साथ सीधे इस पुस्तक के लेखक और कार्यरत भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सपोर्ट वाहिनी में तैनात डिप्टी कमांडेंट कमलेश कमल जी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत जन पहल न्यूज़ में आपका। ये आपकी किताब ने तो बड़ी धूम मचा दी, भाषा संशय संशोधन। तो पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस किताब को लिखने के पीछे जो उद्देश्य था और जो प्रेरणा आपको इस किताब को लिखने की मिली, उसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले जन पहल न्यूज़ और इसके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप सब इस बुंदेलखंड की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। यह पुस्तक मेरे वर्षों की शब्द साधना का सुफल है। लगभग 15-17 वर्षों से मैं हिंदी व्याकरण और विशेषकर शब्दों की व्युत्पत्ति, मतलब शब्द बनते कैसे हैं, शब्दों की जन्म कुंडली बनाते हैं। जैसे अपनी कुंडली होती है, ऐसे ही शब्दों की भी जन्म कुंडली बनती है कि शब्द बने कैसे। इस पर लगभग 15-17 वर्षों का मेरा कार्य है और देश भर के विश्वविद्यालयों में इसी पर मैं घूम करके पढ़ाता भी हूँ, काम भी करता हूँ, लिखता रहा, शोध आलेख छपते रहे। फिर मुझे लगा कि एक आम जो पाठक है, हिंदी कोई लिखता है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ऐसे लोगों के लिए भी और जो कार्यालय में लिखते हैं उनके लिए भी। आदमी आजकल फेसबुक पर भी लिख रहा है तो ठीक से जो चाह रहा है उसके वो शब्द साथ नहीं देते हैं। इस उद्देश्य से ये जो पुस्तक है भाषा संशय शोधन, ये इसी महती उद्देश्य से लिखी गई एक पुस्तक है, जिससे एक हाउसवाइफ से लेकर के और एक हिंदी के विभागाध्यक्ष हूँ, सबको इसका लाभ मिल पा रहा है। जी, ये पुस्तक के जो लेखन आपने किया है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि आपका जो अध्यापन का जो विषय रहा है वो गणित विषय रहा है और जब एक स्टूडेंट गणित विषय पकड़ता है तो निश्चित रूप से उसकी जो इच्छा होती है नौकरी की, इंजीनियरिंग लाइन में जाता है या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाता है, लेकिन बावजूद इसके आपने हिंदी को पकड़ के रखा है, एक भाषा पे अपनी कमांड बनाई है, तो ये सब कैसे संभव हो पाया? चलिए, सबसे पहले तो आपका रिसर्च वर्क अच्छा है कि आपने यह खोजा है। दरअसल मैं कभी IIT के लिए गणित पढ़ाया करता था और पुणे कमिश्नरी में भी कमल टीचिंग सेंटर करके IIT के सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर था वो। बहुत सारे विद्यार्थी IIT और गणित से संबंधित परीक्षाओं में सफलता भी प्राप्त किया करते थे। गणित में अच्छा कार्य था, लेकिन साथ ही मुझे एक चीज़ थी बचपन से, एक कि शब्दों की समझ अच्छी थी और एक होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में आदमी को लगता है कि बड़ी नौकरी मिल जाए तो एक घर परिवार वाले भी कहते हैं कि पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, एक अफसर बनो। तो वो दबाव था कहीं ना कहीं घर का, एक मिडिल क्लास फैमिली की, कि जब तक आप UPSC कर लोगे तभी आप पर एक मुहर लगेगी। फिर इसी प्रक्रिया में फिर इधर नौकरी में आ गया, लेकिन मूलतः एक स्वभाव से अध्यापक वाला एक था वो टोन। तो यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब तो फिर शब्दों को, यहाँ तो मुझे IIT के बच्चे तो मिलेंगे नहीं। शब्दों पर एक कार्य कर रहा था, छप भी रहे थे, पहले से लिख रहे थे आलेख और पहले व्याकरण, इन्हीं तरह की चीज़ें लिखता था। तो मुझे लगा कि अब आराम से अब एक नौकरी मिल गई है मुझे, आजीविका का प्रश्न हल हो गया है, तो अब मातृभूमि की सेवा कर ही रहा हूँ, तो क्यों ना मातृभूमि की सेवा के साथ साथ मातृभाषा की सेवा भी करूं। इससे बड़ा और कोई सुयोग नहीं हो सकता। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं मातृभूमि की भी सेवा कर रहा हूं और मातृभाषा की भी सेवा कर रहा हूं। देश, कोई भी व्यक्ति, एक देश प्रेम का एक उदाहरण मेरे सामने, मुझे लगा कि यही हो सकता है, मैं कुछ करूं, ये हो रहा है, ठीक है, देश भर के लोग पसंद भी कर रहे हैं।
जानना यह भी चाहेंगे कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जी। प्राथमिक शिक्षा से लेके आपके हायर एजुकेशन हुई हो, वो सब शिक्षा दिशा कैसे हुई हो, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, जी जी आईटीबीपी में आप पहुंचे हैं, तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त में कहानी भी जानना चाहेंगे। मैं रेणु की धरती, फणेश्वरनाथ रेणु की धरती पूर्णिया बिहार से आता हूँ। मेरे पिता श्री लंबोदर झा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, और मेरी माता आशा देवी गृहिणी हैं। परिवार जो है ग्रामीण परिवेश, और ग्रामीण परिवेश में आप यह समझिए कि धर्म ग्रंथों का वहाँ पर बहुत ज़्यादा, रामायण महाभारत धर्म ग्रंथों का एक पारायण यहाँ होता रहता है। हमारे घर में एक नियम है कि दोपहर के समय में धर्म ग्रंथ का पारायण करते हैं। तो वहीं से एक दादाजी भी संस्कृत के विद्वान थे, तो वो एक थोड़ी सी कह लीजिए जीन पुल कह लीजिए कि एक परंपरा में वो चीज़ आई। वो अर्जित कुंड थे, तो अर्जित कुंड संक्रांत होते हैं, वो थोड़े से आए, और उसके बाद मैंने इसको बढ़ाया नवोदय विद्यालय में। बाल भारती से पढ़ा हुआ एक अच्छा विद्यालय रहा, फिर नवोदय विद्यालय में साथ मिला अच्छे शिक्षकों का। कहते हैं कि आप जहाँ भी हैं अपने शिक्षकों की उंगलियाँ पकड़ कर वहाँ चलते हैं। तो नवोदय विद्यालय के तमाम शिक्षकों का मैं एक बार पुनः चरण वंदन करता हूँ कि उनके मुझे कहते हैं कि मार्गदर्शन में मुझे हिंदी की जो व्यवहारिक समझ बनी वहीं से बनी। फिर इसके बाद आगे बढ़े, तो आगे बढ़ करके पुस्तकों से सीखा। तो जिन महान महनीय लेखकों को, और ख़ास करके जो पाणिनि से लेकर के जितने भी संस्कृत के हुए हैं, तो जितने भी बड़े बड़े वैयाकरणों को पढ़ा या जो धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, उन सबको कहीं ना कहीं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जब आप कुछ इस तरह का कार्य करते हैं जो साधना का, तो संवेद रूप से मैं सोर्स नहीं बता सकता कि मैंने किस पुस्तक से क्या लिया है। कुछ तो माँ सरस्वती की कृपा होगी, और कुछ उन पुस्तकों का होगा जिनके माध्यम से मैंने सीखा है। लेकिन कोई एक पुस्तक नहीं है, कुछ वेद का भी होगा, कुछ वेदांत से भी होगा, तो सब मिला करके कुछ नृत्य का भी होगा। तो सभी जो मुझसे पूर्व जितने भी लोग हुए हैं इस आर्ष परंपरा में, महान भारतीय परंपरा आर्ष परंपरा में मुझसे पहले जितने लोग हुए हैं, उन सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैंने यह सब साधना की है। और अब जो आप यह देखते हैं कि किसी शब्दों को मैं इस तरह समझ जाता हूँ कि शब्द बने कैसे होंगे, तो हिंदी में दरअसल हिंदी कट गई थोड़ी सी। जिस तरह से हिंदी का होना चाहिए हम संस्कृत से कट गए, तो हिंदी का कहीं ना कहीं नाभि से जो है वो गर्भनाल से कटा हुआ, उसको मैंने जोड़ने की थोड़ी सी एक चेष्टा की है। तो इस दिशा में प्रयासरत एक साधना है, साधना चल रही है। भारत तिब्बत सीमा की तरफ आपका रुझान हुआ कैसे? क्योंकि गणित का विद्यार्थी और फिर दूसरी तरफ भाषा पे पकड़, जी जी, और ये तीसरा जो फील्ड आपका है, ये सेना में आना और देश की रक्षा करने का जो जज्बा है, तो इसके तरफ रुझान कैसे हुआ? देखिए बिल्कुल, मैं चूँकि कुछ अगर ये कहूँ कि भाई मुझे भारत तिब्बत सीमा पुलिस में आना था और इसलिए मैं यहाँ आ गया और इसके लिए मैं स्वप्न देखा करता था, तो ये मिथ्या भाषण होगा, झूठ होगा। मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं शब्दों की समझ थी, मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। जब इधर चयन हुआ मुझे, हाँ, तब मुझे लगा कि ईश्वर ने मेरे लिए यह क्षेत्र चुना है। मैं तो नहीं सोचता था कि मैं कभी आकर के आईटीबीपी में डिप्टी कमांडेंट बन जाऊंगा, इस तरह से नहीं सोचा था। मुझे लगा कि ज्ञानार्जन करना, देखिए क्या है कि कहते हैं कि आप खूब परिश्रम कीजिए, आप जो कर सकते हैं उसको अच्छे से कीजिए। आपके मेहनत का साफल्य या ईश्वर आपकी सफलता एक दिन तय करते हैं, वो रास्ता ईश्वर तय कर देते हैं कि आपको ऐसे चलना है। यूपीएससी के माध्यम से 2007 में इधर मेरा चयन हो गया। जब इधर चयन हो गया तो मुझे लगा कि अच्छा, जब यह रास्ता, अब मेरा यह मार्ग है। और फिर यहाँ जो, चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ से हमारे घर की रोटी चलती है, ये यहाँ से हम देश की सेवा भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक अर्थोपार्जन का है, यह कर्म ही पूजा है, हम उस परंपरा के लोग हैं। तो यहाँ फिर अपने जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, यहाँ की ड्यूटी भी कर रहे हैं, और साथ में अब जो कि 12 वर्ष इधर भी हो गए, 12-13 वर्ष यहाँ पर भी नौकरी हो गई। और यहाँ भी मैंने चूँकि एंटी नक्सल ऑपरेशंस को भी लीड किया है, बस्तर में भी रहा हूँ और साथ में लेह जैसे क्षेत्रों पर भी रहा हूँ। और आज मैं इस बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर और सूरवीरों की धरती, इस बुंदेलखंड में आज हूँ। तो ये अखंड जो भारतवर्ष है, भारत भूमि है, उसमें जहाँ भी हमें आदेश मिलता है वहाँ जाते हैं, लेकिन साथ में अपनी ड्यूटी करते हुए जो थोड़ा समय मिलता है उस समय में अपने आप को तपाता हूँ और शब्द साधना करता हूँ। आपने एक जिक्र किया अभी कि नक्सलाइट जो एरिया है, उस एरिया में भी आपने बखूबी अपने टारगेट को अंजाम दिया है, ड्यूटी की है। तो वहाँ रहते हुए भी आपने एक उपन्यास भी लिखा है नक्सली समस्याओं को लेके या उन पे केंद्रित, तो वो उपन्यास में क्या है सर, वो भी जानना चाहेंगे। हाँ, और उसका नाम क्या है? जी,
वहाँ पर एक उपन्यास, जब मेरे बस्तर में तैनाती हुई तो वहाँ पर मैंने जो बस्तर को बड़े करीब से देखा, 2-3 वर्ष तक बस्तर को करीब से देखने का एक मौका मिला, अवसर मिला। तो मैंने कहा कि जो बस्तर मेरे मनोजगत का और भाव जगत का हिस्सा है, तो क्यों नहीं इस बस्तर को एक मैं चित्रात्मक रूप से लोगों को अपने शब्द चित्र से बस्तर को दिखा दूं। तो वह बस्तर के प्रति जो मेरा उत्कट प्रेम था और बस्तर की जो मेरी समझ थी, उसकी परिणति के रूप में एक उपन्यास मैंने लिखा। वह है ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग। यह बेस्ट सेलर उपन्यास, इसके बारे में इतना ही मैं कहूँगा, लगभग लोग इसको जानते होंगे। 2020 में सबसे अधिक अमेजन पर सबसे बिकने वाली पुस्तक थी। इसके लगातार 50 बार अमेजन पर आउट ऑफ स्टॉक रही, 5 भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। 1 वर्ष के अंदर, आप ऐसे समझिए, 1 वर्ष के अंदर इसके 3 संस्करण और 20 रिप्रिंट हुए। आज जबकि लोग कहते हैं कि पुस्तकें बिक नहीं रही हैं, और इस पुस्तक को इतना प्रेम मिल जाना, बस्तर केंद्रित एक उपन्यास को, क्योंकि एक लव स्टोरी है। अब क्या होता था अभी तक कि बस्तर पर आप या तो देखते हैं कि भाई कोई पुलिस का पक्ष रखता है और कोई नक्सलियों का पक्ष रखता है। चूंकि मैं एक पुलिस अधिकारी भी और साथ में एक लेखक भी, तो मैंने कहा कि मैं दोनों पक्ष को रखूंगा, जिससे लोगों को, एक पाठक जो है उसको मैं थोपूंगा नहीं कि बस्तर यह है। आपको इस बस्तर को पढ़िए, आपको क्या लगता है कि आप किसके साथ हैं, पुलिस के साथ हैं, नक्सल के साथ हैं। दोनों की कुछ कमियां होंगी, दोनों में कुछ अच्छाइयां होंगी। एक जो इतना अनवरत संघर्ष है, यूं ही तो नहीं हो सकता। इस अनवरत पुलिस, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच के इस अनवरत सतत संघर्ष के कारण क्या हैं और इसके क्या परिणाम हो रहे हैं, यह संघर्ष किस ओर जा रहा है और इसका समाधान क्या है। अगर कहीं आपके मन में इस तरह से बस्तर को समझने की, बस्तर की आबो हवा, देखिए बस्तर जो है ना, सिर्फ नक्सलियों के लिए नहीं है, बड़ी प्यारी जगह है, प्राकृतिक संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो एक समस्या है, इस समस्या को अगर आपको समझने का मन करे कभी कि यार क्या है सच, तो आप इस ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग के पन्नों से गुजर सकते हैं। एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा उपन्यास है और कई भाषाओं में अनुवाद है, और एक फिल्म भी इस पर आप देखेंगे आने वाले समय में। ये चीज इसकी कहानी है। ये आपकी जो नई पुस्तक था संशय शोधन जी, ये टाइकॉन, एक जो अंग्रेजी की राष्ट्रीय मैगजीन है, इसने भी आपको ऑल इंडिया के जो 25 ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें आपको चुना है। एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए है, तो उस उपलब्धि पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? इस उपलब्धि के लिए पुनः जिन लोगों ने मुझे समर्थन दिया है, कहीं न कहीं जितने लोग हिंदी प्रेमी हैं, क्योंकि देखिए यह कमलेश कमल और किसी डिप्टी कमांडेंट कमलेश कमल की उपलब्धि बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसे यह कहूँ कि मैं एक अधिकारी के रूप में मेरी उपलब्धि है, तो यह मेरी अहमन्यता है, मेरा कहीं न कहीं ये मिथ्या भाषण होगा और कहीं न कहीं अति वचन हो जाएगा, अति कथन हो जाएगा, मैं अधिक बढ़ा चढ़ा कर बोलूँगा। अगर हिंदी के लोग मुझे इतना प्रेम और सम्मान नहीं देते, तो कोई अंग्रेजी की पत्रिका और कोई टाइकून इंटरनेशनल मुझे यह सम्मान देने नहीं जा रही थी। पूरे भारत में ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हिंदी के इस अदना से सिपाही ने, चलिए यहाँ मैं एक राजपत्र अधिकारी ITBP में हूँ, वो एक बात है, लेकिन एक हिंदी का मैं सिपाही हूँ और हिंदी का झंडा उठाकर चलता हूँ। आपने अगर उस चिट्ठी को पढ़ा होगा, उसमें टाइकून ने लिखा है कि एन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बिंग द फ्लैग बियरर ऑफ हिंदी, हिंदी के ध्वजवाहक होने का उन्होंने लिखा है। बड़ी बात कही उन्होंने। तो देश भर में जो हिंदी से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो मेरे आलेखों को, क्योंकि लगभग 17-18 वर्ष का मेरा लेखकीय जीवन है, इसमें 2000 से अधिक आलेख, कहानियाँ, कविताएं, संपादकीय, आवरण कथा वगैरह चीज़ें प्रकाशित हुई हैं, तो इसका शायद लेखा जोखा उनके पास है रहा। और हिंदी जगत से जो प्रेम मिला, जैसे मेरा फेसबुक पेज है, शायद उन्होंने देखा कि आजकल कौन पढ़ता है, इतने गंभीर शब्दों की उत्पत्ति को पढ़ने वाले 5-6 लाख लोग वहाँ हैं, तो शायद ये सब चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट कर रही होंगी। क्योंकि बड़े बड़े नामों के बीच में मुझे अगर एक हिंदी के लिए शामिल कर लिया गया है, तो मुझे तो लगता, पहले तो लगता है कि या तो चूक हो गई कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन कहीं गलती से उन्होंने लगा कि नहीं, एक लोग रख रहे हैं तो मुझे रख लिया, या मुझे आप सब जैसे हिंदी प्रेमियों ने कि भाई इतने लोगों का अगर प्रतिनिधित्व कोई करता है, चूंकि भारत की बात होगी तो हिंदी की बात करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। भारत जो है सिर्फ जो है वो आप समझ लीजिए कि
बड़े बड़े बिजनेस हाउस में बैठ करके भारत की बात नहीं हो सकती, अंग्रेजी में नहीं हो सकती। भारत की बात होगी तो हिंदी की बात करनी होगी। तो हिंदी का एक अधिकारी जो हिंदी में काम कर रहा है और जो ऐसी चीज़ें लिख रहा है कि हिंदी पे टिप्पणी नोटिंग वगैरह कैसे सही हो, हिंदी जन सामान्य तक कैसे पहुँचे, हिंदी का शुद्ध स्वरूप क्या हो, और छुट्टी ले करके भी जा करके कोई अधिकारी अगर पढ़ा रहा है कहीं पर, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए तब भी वो जाकर कहीं पढ़ा रहा है, तो हिंदी के लिए किया गया यह कार्य अगर रेखांकित करने लायक है तो मुझे रेखांकित किया गया है। मैं एक बार पुनः सबसे पहले सभी हिंदी प्रेमियों को प्रणाम करूंगा कि अगर आप सब ने मुझे स्नेह नहीं दिया होता या मेरी पुस्तकों को यह प्रेम नहीं दिया होता कि जब जैसा भी बता रहे थे आपकी पुस्तकों, इस पुस्तक की प्रतियां मतलब इतनी ज़्यादा रिप्रिंट हो रही हैं और प्री बुकिंग में भी आपने देखा किस तरह से किताब चली और पिछली पुस्तक भी, तो यह सब देख करके ही उन्होंने किया है। बड़ी बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। अच्छा, एक चीज़ और ऐसा है कि जो पुस्तक की जो आपका जो उसमें छपा है एक आर्टिकल, जी जी, तो उस मैगजीन में एक टिप्पणी ये भी की गई है कि जब परिवार को लेके बाकी अधिकारी छुट्टी मनाने जाते हैं और आप उस दौर में परिवार के साथ न जागते हुए आप अपना जो समय है जी जी, उसका सदुपयोग करते हैं, कहीं व्याख्यान देने जा रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, दूसरे उन कामों में कर रहे हैं जहां कहीं ना कहीं आपकी जो हिंदी के प्रति प्रतिबद्धता है उसमें आप संलग्न रहते हैं, तो क्या माना जाए परिवार से इस टाइम परिवार के साथ समय ना देना, हिंदी को समय देना, तो कहीं परिवार में ये बीच में ऐसी बात नहीं आती कभी बच्चों के साथ? हाँ देखिए, एक चीज़ ज़रूर है कि मेरी जो धर्म पत्नी है, जब विवाह का प्रश्न हुआ कि भाई अब शादी करनी है, तो मैंने घर में एक बात रखी थी कि मैं शादी उस लड़की से करूँगा जो हिंदी की हो या जिसको हिंदी से लगाव हो। मैंने एक घर में एक शर्त रखी थी। तो जब मेरी पत्नी दीप्ति झा, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी की टॉपर रही हैं और मतलब अभी वहीं से बीएड की और केंद्रीय विद्यालय यहीं करेरा में हिंदी की शिक्षिका हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे विवाह से पूर्व ये एक बात थी कि भाई ये हिंदी की हैं तो इन्हें मेरा काम ठीक लगेगा, मेरे साथ एडजस्ट कर जाएंगी। नहीं तो कहीं ना कहीं घर में अगर मैं कुछ लिखता रहता और उन्हें समझ में नहीं आती बात तो तनाव होता। फिर हमारे जो बच्चे हैं दोनों, केशव और अवनी, उन दोनों को भी हिंदी से एक लगाव है। फिर बाकी टाइम जब मुझे मिलता है उनको मैं अच्छे से उनके साथ खेलता भी हूँ और मैं समय बिताता हूँ। और हो रहा है कि ठीक है, उनको वादा करता हूँ कि तुम्हें ले जाएंगे कहीं। फिर ले जाते समय भी ऐसा होता है कि वहाँ ले जाते हैं तब तक मुझे किसी पत्रिका का फ़ोन आता है, कहीं अखबार से फ़ोन आता है कि आलेख दे दीजिए, कि किसी हिंदी जानने वाले का फ़ोन आता है। फिर मैं उनसे बात करता हूँ, वो लोग चिढ़ते भी हैं लेकिन अब एडजस्ट भी कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, आप देश सेवा कर रहे हैं, मातृभाषा की भी सेवा कर रहे हैं, ठीक बात है। अब वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहते हैं ना कि जिनको आप बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट द थिंग्स दैट यू कांट चेंज। तो उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। तो निश्चित रूप से मेरी सफलता में परिवार के लोग जो हैं, जो मुझे झेलते हैं, तो उनका भी निश्चित रूप से एक माननीय योगदान है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि आपकी धर्मपत्नी जो हिंदी विषय से हैं, जी जी, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका भी हैं यहाँ, और अगर उनकी कार्यशैली के बारे में कहा जाए तो वहाँ भी बहुत अच्छी उपलब्धियाँ उनकी सुनने को मिलती हैं। तो आपके एक जीवन साथी के जो चयन हिंदी सब्जेक्ट का हुआ है, तो ये सारा पूरा पहले से ही डिसाइडेड था कि हमें हिंदी सब्जेक्ट वाला ही निश्चित रूप से जीवन साथी? जी निश्चित रूप से ये पूर्व शर्त थी कि मैं उसी से शादी करूंगा जो हिंदी की होगी। यह निश्चित रूप से था, और अगर हिंदी की नहीं होती तो इनसे मेरा विवाह हो ही नहीं सकता था। ये एक शर्त थी हमारी, और इस शर्त पर ही ये खरी उतरी। तो फिर उसके बाद से ही ये बात आगे बढ़ी हमारी, नहीं तो फिर हमारा विवाह ही नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे कि फौज की नौकरी है, जी। हिंदी में लिखने की व्यस्तता है, उसके बावजूद भी आप फेसबुक पर सक्रिय रहते हैं, आपका ब्लॉग भी बना है, फेसबुक पेज भी है, बहुत सारे उस पर फॉलोअर्स भी हैं, और अगर देखा जाए तो करीब 5-6 लाख लोग आपकी जो पोस्ट होती है उसको पढ़ भी लेते हैं। तो ये सारा इतना सक्रिय किस तरह से आप रह पाते हैं इन सब चीज़ों में? अच्छा देखिए, एक चीज़ है, मेरा सबसे पहले क्या होता है कि आप सकारात्मक कार्य करिए, चाहे कोई भी माध्यम है वहाँ आप, जैसे मान लीजिए मैं नौकरी, आपने देखा होगा कि कभी मैं वर्दी में तस्वीर डालना या फिर नौकरी से संबंधित कोई बात कभी साझा नहीं करता। यह मेरा सिद्धांत है, और यही एक सच्चे सिपाही का धर्म भी है। मैं हिंदी से संबंधित बातें अपने ब्लॉग पर करता हूँ और विशुद्ध रूप से शब्दों की उत्पत्ति के बारे में ही बताता हूँ। दरअसल क्या होता है, जब हम नौकरी से आ जाएंगे, इसके बाद भी जैसे मैं सूर्यास्त के बाद कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। सूर्यास्त बस जैसे ही मैं आता हूँ ऑफिस से, इसके बाद हमारे पास 4-5 घंटे का मैं एक लिखने का समय मैंने तय किया हुआ है कि मैं 4-5 घंटे लिखूंगा।
रात्रि में जैसे ही संध्या काल में आ जाऊंगा कार्यालय से, फिर 4-5 घंटे का एक स्ट्रेच, सिंगल स्ट्रेच में एक बार मैं वो कार्य करता हूँ। फिर वहाँ पर जो लिखता हूँ फिर मैं उसको डाल दूंगा। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कभी मैं पोस्टों पे रहा या कभी नक्सल ऑपरेशंस में रहा, तो फिर जब ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं तब भी मैं घर से दूर हूँ। तो घर से दूर होने पर कई लोग क्या करते हैं कि फिल्म देखते हैं, मूवी देख रहे हैं, इसके अलावा क्रिकेट मैच देख लेंगे, फिल्म देख लेंगे, ताश खेल लेंगे। मैं कभी टीवी देखना, समाचार पत्र तक मैं नहीं पढ़ता हूँ। ऐसे समय में जैसे ही मुझे समय मिल जाता है थोड़ा सा, जैसे मैं यात्रा में भी हूँ, अगर मुझे यहाँ से अभी झांसी जाना हो और मेरे पास 50 मिनट का समय हो तो 50 मिनट में बाहर खिड़की से नहीं झाँकूँगा। मुझे मेरा ड्राइवर बताएगा कि साहब हम यहाँ आ चुके हैं, और मैं उस 50 मिनट में यकीन जानिए कि मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा कि वहाँ जाकर के मेरे लिए 50 मिनट पहुँचने पर मेरा रहे कि मैंने 50 मिनट में लिख लिया है। कई बार मैं कहीं जाता हूँ, यात्रा में होता हूँ, ड्यूटी पर जा रहा होता हूँ, मैं चलते चलते भी टाइप कर लेता हूँ और कुछ लिख दूंगा, आपको लगेगा कि बड़े प्रयत्न से लिखा गया है। तो शायद कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर, एक सृजनशील व्यक्ति के अंदर एक सरस्वती तत्व होता है। तो माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है, अगर 10 मिनट भी मुझे लगे, अगर अभी आप बैठे और 10 मिनट मुझे लगे तो मैं 10 मिनट में एक अच्छा सा आर्टिकल जो है छोटा मैं लिख करके आपको दे दूंगा। एक किसी भी विषय पर एक समझ बनी है यूपीएससी की तैयारी से, या जीवन को संवेदनशील व्यक्ति हूँ, जीवन को जैसा देखा जाना है, इसके आधार पर मुझे जो समझ में आएगा मैं 10 से 15 मिनट में भी वो लिख करके दे दूंगा। तो ये एक समझ बनी है और इससे ये चीज़ें, और कई बार लोग बड़े आश्चर्य करते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, इतनी जल्दी, अभी तो हमारे बीच थे, इस पार्टी में बैठे हुए थे। ऐसा होता है कभी कभी, जैसे विभाग में भी कभी मैं पार्टी में बैठा होता हूँ और मान लीजिए हमारी पार्टियाँ 2 घंटे 3 घंटे चलती है, मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, मुझे जानने वाले कहते हैं पार्टी में भी मैं नींबू पानी पी के निकल दूंगा, लेकिन वो 3 घंटे में वो मेरे पास बैठे, मैं जब जरूरत हुआ तो मैं जो बड़े हैं तुमको सम्मान कर दूंगा, छोटों को नमस्कार कर लूँगा, और उनके बीच बैठे बैठे मैं 3 घंटे में एक आर्टिकल लिख दूंगा, अगले दिन छप भी जाना है उसको। तो यह ईश्वर की कृपा है। शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा सामर्थ्य है, हो रहा है, कल नहीं होगा तो स्वीकार कर लूँगा कि अब नहीं हो पा रहा है, अभी हो रहा है तो यह भी माँ सरस्वती की कृपा है, हिंदी की कृपा है, हिंदी की सेवा है। तो बिल्कुल हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है आपकी पुस्तक को सभी अधीनस्थ विभागों में या अधीनस्थ ऑफिसों में भेजने के लिए, तो ये जो आदेश हुआ है ये टाइकोन की वजह से, जो आपका उसमें एक राइटअप छपा है, टाइकोन ने आपके बारे में जो छापा है उसके वजह से, या कुछ और दूसरी नहीं, इसका टाइकोन की वजह से नहीं होगा जी। दरअसल क्या होता है कि गृह मंत्रालय के अंदर एक राजभाषा विभाग है। राजभाषा विभाग देखता है कि हिंदी से संबंधित पुस्तकें, राजभाषा से संबंधित अच्छी पुस्तकें कौन हैं। इसी क्रम में वहाँ के लोग बड़े लोग हैं और उनका बड़ा ध्यान रहता है कि ऐसा नहीं है कि देश में सक्रियता है, अभी हर जगह हर डिपार्टमेंट में आजकल कार्य हो रहा है। तो उन्होंने देखा होगा कि एक अच्छी पुस्तक आई है तो पहले वहाँ की लाइब्रेरी के लिए परचेज किया गया, फिर उन्होंने पढ़कर देखा, अच्छा लगा तो उन्होंने एक निर्देशिका दी, आदेश के बदले उन्होंने निर्देश के एक तो सुझाव भी दिया है कि आप इसको देखें कि भाई हम हिंदी को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो अच्छी हिंदी पुस्तकों को परचेज करिए। 50% हिंदी में लेना है तो अच्छी पुस्तकों के रूप में आप इस पुस्तक को अगर करते हैं तो हमारे जो कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, हमारे कार्मिक हैं, टिप्पणी लिखते हैं तो उनको एक लाभ होगा। इस उद्देश्य से ये पत्र लिखा गया है और दोनों में कोई मैं लिंक नहीं देखता हूँ। हाँ, हो सकता है कि दोनों का आपस में, जैसे मान लीजिए कि मेरे कार्य को सराहा जा रहा है तो टाइकून को भी लगा होगा, हो सकता है कि टाइकून को इसका असर जरूर गया होगा, ये हो सकता है जी, कि उनको लगा होगा कि शायद ये काम इनका बड़ा काम है, तो शायद ही उनको इसका मिला होगा, लेकिन गृह मंत्रालय इससे प्रभावित हुआ होगा, मुझे नहीं लगता। ये भी जानना चाहेंगे कि अधिकतर आमतौर पर जो देखने में आता है कि भाषा कोई भी हो, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, अपनी जो भारत की कहने चाहिए, आजकल के जो विद्यार्थी हैं उनका रुझान इसकी तरफ कम है, इंग्लिश की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको लेके क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल के जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं? देखिए, भारत में जो अंग्रेजी सिखाई गई थी, ये लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, इसका उद्देश्य था भारत में क्लर्कों की एक फौज तैयार करना। यह जो है क्लर्क बनाना उनका उद्देश्य था। ये कोई बहुत डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए अंग्रेजी नहीं लाई गई। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी का अगर सामर्थ्य ऐसा होता तो विश्व के लगभग देशों में अंग्रेजी होता। यह एक भ्रम है कि अंग्रेजी सभी देशों में चल रही है, ऐसा नहीं है। बहुत कम देश हैं जो पूर्णतः अंग्रेजी, हर देश की अपनी भाषा है। जापानी जापानीज में कर रहे हैं, चीन में चीनी जो मंडारिन भाषा है वो चल रही है,
इस तरह से रूस में रशियन भाषा है, जर्मन है, फ्रेंच है, तो इटालियन है, तो हर जगह की अपनी भाषा है जिसमें वो कार्य करते हैं। और यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि किसी भी बच्चे का जो ब्रेन है, उसका जो ऑप्टिमम डेवलपमेंट होता है वह उसकी मातृभाषा में हो सकता है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वह भी यह मानती है कि प्राथमिक शिक्षा जो है अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी, मातृभाषा तमिल हो सकती है, संस्कृत है, किसी की मलयालम है, मदर टंग, उसमें आप उसको सिखाइए बच्चे को, कम से कम माँ बाप जिसमें बात करते हो थोड़े सा, वो ठीक रहता है। ऐसे में क्या होता है कि हिंदी को लेकर के अगर आप, चूंकि भारत में तो जो हिंदी पट्टी है इसमें हम बोली कुछ भी बोलें, लेकिन हमारी मातृभाषा यहाँ हिंदी है। एक हिंदी वह पेड़ है, इसकी शाखाएं हो सकती हैं अलग अलग बोलियाँ। तो हिंदी में अगर आप बच्चे को सिखाते हैं, बड़ी समर्थ और वैज्ञानिक भाषा है, जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। इसका मतलब उच्चारण उसका बिल्कुल वही है जो लिखते हैं। अंग्रेजी की तरह नहीं है कि पीयूटी पुट हो जाएगा, बीयूटी बट हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल जो जैसे लिखेंगे वैसे बोलेंगे। इस तरह से मातृभाषा में अगर आप, दूसरी बात, बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए फिर आपको आपकी नैसर्गिक प्रतिभा जिस तरह से आपकी मातृभाषा में आएगी उस तरह से नहीं। जैसे निबंध है, यूपीएससी के बच्चे हैं, तो ये समझिए आपके निबंध आप लिखेंगे तो निबंध सर्वोत्तम तरीके से तब लिखेंगे जब अपनी भाषा में लिखेंगे। एक हिंदी का आदमी हिंदी में निबंध लिखे तो वह मन के भाव को ज़्यादा लालित्य के साथ, सरलता के साथ अभिव्यंजित कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि अगर आप हिंदी भाषी हैं तो बजाय इसके कि आप अंग्रेजी सीख करके कुछ करने की कोशिश, अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, लेकिन प्रतियोगिता का माध्यम आपका जो सबसे अच्छा है उसको बनाइए। भारत में हिंदी माध्यम में के बड़े विकल्प है, बहुत अच्छा, इसमें संभावनाएं अनंत हैं, असीम हैं। तो हिंदी में कार्य करके, निबंध ही है तो हिंदी में आप ज़्यादा अच्छे लिख पाएंगे। अंग्रेजी का वर्किंग नॉलेज हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इवन कोई आईपीएस अधिकारी होता है, अगर मान लीजिए वो तमिलनाडु जाता है, क्या तमिल नहीं सीखता? वो वर्किंग नॉलेज एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपना सर्वोत्तम यह आपकी मातृभाषा में होना चाहिए। और मुझे इस लिहाज से लगता है कि हिंदी का ज्ञान यह नहीं काम चलाऊ ज्ञान नहीं, हिंदी का एक, इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान है, सम्यक बोध है। हिंदी पर आपकी पकड़, क्योंकि देखिए आप भाषा में भाषिक सामर्थ्य आपका जैसा होगा, आपकी सफलता का स्तर उतना ऊंचा जाएगा। सामान्य भाषिक सामर्थ्य से, चाहे पत्रकारिता हो, पत्रकारिता में भी अगर देखिएगा अगर भाषा आपकी सामान्य है तो आप सामान्य जगह रुक जाएंगे, लेकिन आपकी भाषिक सामर्थ्य बहुत अच्छी है, वाचिक क्षमता बहुत अच्छी है, संप्रेषणीयता अच्छी है, भाषा सरल सुकरा है, सटीक संलग्नित है, ऐसे में आप अच्छी जगह पे आपके आसार बढ़ जाते हैं। तो भाषिक सामर्थ्य से आपके आसार बढ़ते हैं, इसलिए आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। हिंदी पर गर्व कीजिए अगर आप हिंदी भाषी हैं, और इसी को और बेहतर और अच्छा और परिष्कृत कीजिए, यह मेरा रहेगा। पहला उपन्यास और दूसरी भाषा पर एक पुस्तक। जी। मेरे को तो नहीं लगता कि आपकी जो कार्यशैली है उसको देख के ये मंजिल कहीं यहीं थमने वाली है। निश्चित रूप से आगे और दिनों दिन आप प्रगति करेंगे। तो अभी से अगर कुछ तय किया हो आगे का लक्ष्य, अगली पुस्तक क्या होगी? अगली पुस्तक, दो पुस्तक आप 2023 में देखेंगे। एक अंग्रेजी में उपन्यास मेरा आ रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग, क्योंकि वह होता है पूर्वाग्रह हमारे मन में होते हैं। जैसे मैं हिंदी में अगर 17 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, और अंग्रेजी में भी लिखता हूँ, अंग्रेजी में छपता भी रहा हूँ। तो आप 2023 में एक तो मेरा अंग्रेजी उपन्यास देखेंगे, साइकोलॉजिकल फिक्शन है वह, और एक मनोवैज्ञानिक निबंध की पुस्तक, वह भी आप देखेंगे। वो निबंध जैसे दुख एक जीवन साथी मनोवैज्ञानिक निबंध की पुस्तक है, उसकी भूमिका लिखी है सरस्वती सम्मान और साहित्य अकादमी से समर्थित आदरणीय श्रद्धेय रामदास मिश्र ने। वो पुस्तक भी एक बड़े जगह से आ रही है, और उसमें आप एक अलग रूप देखेंगे कि दुख पर 36 निबंध और पूरा वो एक दुख एक जीवन साथी, एक अलग ढंग के, अलग भावभूमि की निबंध संग्रह। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता दोहराव जो है ना, देखिए स्पाइस इज द वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी सीजन्स। तो वैविध्य से जीवन में रस आते हैं, रंग आता है, उमंग आता है। तो वैविध्य का मैं पुजारी हूँ, उपासक हूँ। अगली पुस्तक उस तरह से आप देखेंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे आज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में डिप्टी कमांडेंट कमलेश कमल जी, जिनकी कि 2 पुस्तकें अभी प्रकाशित हो चुकी हैं, और निकट भविष्य में, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि 2023 में 2 पुस्तकें और इनकी लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। हालांकि एक पुस्तक इंग्लिश में होगी जो कि उपन्यास के रूप में होगी, और दूसरी पुस्तक इनकी हिंदी में होगी। तो आने वाली जो 2 पुस्तकें हैं
वो भी इनकी नई ऊंचाइयां छुएं, इनको नई उपलब्धियां और नए पदों पर आसीन करें। इसी मंगल कामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। एक अगली मुलाकात में नई शख्सियत के साथ फिर होगी आपसे भेंट। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संदीप साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, करना। धन्यवाद अंकल इस ज्ञानवर्धक पुस्तक के लिए जो मेरे को आगे चल के बहुत मदद करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।